अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात साथ-साथ बेल आइकॉन को भी प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि कई लोग आजकल शिकायत कर रहे हैं कि उनको नोटिफ़िकेशन नहीं आता और शायद नोटिफ़िकेशन ना आने की रीज़न यही है कि आप लोगों ने बेल आइकॉन को जो है क्लिक नहीं कर रखा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे सबसे पहले अता तारड़ साहब की, जो कि मिनिस्टर भी हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। अता तारड़ साहब का कहना ये है कि जी 2030 तक पाकिस्तान जो है वो G20 का मेंबर बन जाएगा या बनने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात सुन के खैर अच्छा तो बड़ा लगता है एज अ पाकिस्तानी, मुझे भी होता है बहुत अच्छी बात है जी, अगर ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन ना कैसे, कोई तरीका नहीं आता। तारड़ साहब ने बताया कि वो कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान G20 का मेंबर बन पाएगा। यहाँ पे जो इकोनॉमी की हालत है, यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी की हालत है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी की हालत है, उनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको सही किया जाएगा और जिसकी वजह से G20 अपना मतलब G20 ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को भी उसमें इंक्लूड करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन खैर अता तारड़ साहब ने जो है फिलहाल वो हमें हमारे यहाँ बोला जाता है जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जी हाँ, जी हाँ। तो पब्लिक को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे जो है ताताड़ साहब लगाने में कामयाब हो गए हैं और देखते हैं कि इसमें से पाकिस्तान निकल पाता है या नहीं। वैसे तो खैर 2030 कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अता तारड़ साहब की गवर्नमेंट तो मुझे उस वक्त तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही और ये चले गए होंगे अपनी फेंक फाक के। और उसके बाद लोग कहेंगे कि वो जी एक मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, तो लोग कहेंगे जाओ और जाके उन्हीं से पूछो कि हम अभी तक G20 के मेंबर क्यों नहीं है। लेकिन बहरहाल अता तारड़ साहब, उसके लिए आपको काम अभी से करना होगा और अगर आप वाकई में सीरियस हैं या आपने अगर वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना फेंकने फूकने की नहीं की है तो फिर तो सही है। लेकिन ये कि अगर आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स किया करते हैं तो बस फिर लगे रहिए, वो जो कहते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन बात हम करेंगे सबसे पहले आज एक बार फिर जो है वो हमारे जो आप कह लीजिए कि चीफ जस्टिस साहब की। जी हाँ, उन्होंने फैसला दिया था अहमदियास के लिए और उसके बाद जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह से TLP वाले और उनके साथ कई दूसरे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या रिलीजियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या फिर कह लीजिए कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जिन्हें हमारे यहाँ एक थोड़ा हल्का करके बोला जाता है वरना पीछे लग जाते हैं लोग। तो जी हाँ, उन लोगों ने हंगामा किया था और कहा था कि जी चीफ जस्टिस का सर तन से जुदा कर देंगे अगर इन्होंने नहीं बात मानी और इन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया। तो जी चीफ जस्टिस साहब जो है वो थोड़े हमें लगा के डर गए, सहम गए और उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। और ना सिर्फ फैसला वापस ले लिया बल्कि 3 जगह जो है वो पॉइंट्स भी इन्होंने चेंज कर दिया। अब उनका भी यही कहना है कि जी बात तभी होगी अहमदियात से कि या तो वो कलमा पढ़ लें, मतलब ये कि या तो वो अपने आप को नॉन मुस्लिम माने, और अगर ऐसा नहीं तो फिर अगर वो अपने आप को नॉन मुस्लिम नहीं मानते तो फिर जी वो जो खत्म नबूवत है जो कहा जाता है उसके ऊपर कहीं कि वो उस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उनसे बात करेंगे या तभी हम उनको किसी किस्म की परमिशन मिलेगी। उसके अलावा उन्होंने कह दिया कि जी ना वो अपने घर में, ना अपनी मस्जिद में, ना किसी भी तरह के ग्रुप बनाकर अपने रिलीजन या अपने फेथ से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं। बहरहाल उनके ऊपर ये सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं और जिससे साफ जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस साहब को अपनी जान बहुत प्यारी है और उन्होंने ये फैसला अपना वापस ले लिया। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये फैसले कोई ऐसे नहीं होते जिन्हें वापस ना लिया जाए। वैसे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि अदालत में जो चीफ जस्टिस बैठे हैं वो कोई फैसला सुनाएंगे और जब उनका दिल करेगा उस फैसले को वो वापस भी ले लेंगे। ये तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर इस किस्म की चीजें आपको होती हुई दिखाई देती हैं और ना दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। मगर बहरहाल क्या किया जा सकता है, मुझे पूरी हमदर्दी है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा साथ दिया था। जो हमें बताया जाता है कि वो अहमदिया ग्रुप के ही लोग थे या अहमदिया फेथ के ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आज यकीनन उन लोगों की जो हालत पाकिस्तान में की जा रही है वो सारी दुनिया ही जानती है और उन लोगों को भी यकीनन अफसोस होता होगा। उनकी हालत देखकर हमें भी अफसोस होता है। लेकिन क्या किया जाए, जहां पे आपके चीफ जस्टिस इतने मजबूर हों, जहां की आपकी अदालतें इतनी मजबूर हों, इन तमाम कहना चाहिए जनूनी लोगों के आगे जो कि एक तरह से अपना रिलीजन लेके हमारे सर पे थोप रहे होते हैं, लोगों
डरा धमका रहे होते हैं, बात बात पे सर उड़ा देने की बात की जा रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी इंसान ही है, और उन्होंने भी सोचा होगा कि अपनी जान बचाऊं, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। वैसे भी उनकी रिटायरमेंट भी नजदीक आ रही है, और वो इसी वजह से भी शायद उनको बार बार जो धमकियां मिली, 1 करोड़ जो है इन्होंने इनाम भी रख दिया था उन लोगों ने। ये जो टीएलपी वाले हैं उन्होंने, उनकी वीडियोस मौजूद है, लेकिन ना उनमें से किसी को अरेस्ट किया गया है ना पकड़ा गया है। पाकिस्तान में जी ऐसा ही कुछ होता है, और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जी बड़ी गलत बात कर रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चले, बहरहाल हमने तो जो बोलना था बोल लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। बात हम करेंगे आपके हमारे यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों के फेवरेट, भला कौन? जी हाँ, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी आज कल जी बड़े जो है वो खबरों में, वैसे तो खैर वो वैसे भी न्यूज में रहते हैं, और जाहिर है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं तो इसलिए भी न्यूज में रहते हैं। लेकिन आजकल वो कुछ अपनी पर्सनल जो उनकी बातें हैं उसकी वजह से न्यूज में है। और काफी मैंने देखा ट्विटर के ऊपर भी, कोई बांग्लादेश के कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जाकर जी बड़ा जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन करके और राहुल गांधी जी के बारे में ये बताया कि उनकी जी शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, उनकी पहले गर्लफ्रेंड कौन थी, अभी गर्लफ्रेंड कौन है, और इस किस्म की पर्सनल बातें जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी हैं। उसके बाद हुआ ये कि जी ये भी उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी जहां जहां पढ़ने के लिए गए थे, जिस जिस कंट्री में गए थे, वहां ये साहब पहुंचे, और इन्होंने जो है वहां पे जाकर इनके जो दोस्त थे या क्लास फेलोज थे उनके साथ बात की, और उनसे उनसे कई चीजें जो है वो निकलवाई, और कई चीजें पूछी, जिससे पता चला कि राहुल गांधी जो है वो बीफ भी खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं, और इसी किस्म की बातें जो है वो राहुल गांधी के बारे में की। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी, आपको अपने दोस्त जो है ना वो बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। अगर कोई दोस्त, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी बात बताइए बुरी बात बताइए, लेकिन अगर कोई आपकी बातें किसी दूसरे को बताता है तो कम से कम आपका दोस्त नहीं है, चाहे वो आपको मतलब जो जो आप मर्जी समझे, लेकिन दोस्त वो नहीं होते जो किसी दोस्त का सीक्रेट किसी दूसरे को बता दे। खैर बहरहाल अब ये उन जो जर्नलिस्ट है उनका भी कमाल होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होंगे जो उन्होंने उनसे निकलवा ली बातें। लेकिन खैर, पोर्क खाते हैं मतलब ये कि मुसलमानों का वोट भी गया पोर्क खाने से, और बीफ खाते हैं, बीफ खाने से हिंदू कम्युनिटी का या हिंदूज जो है उनका वोट भी गया। तो उस वक्त राहुल गांधी जो है वो दोनों तरफ से कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स में है। कहा यह जा रहा है कि जी 2 बच्चे भी हैं, और एक की एज 15 ईयर्स बताई, एक की एज 9 ईयर्स बताई, और ऐसे छुपाने की क्या बात है जी, हम भी मिठाई खा लेते, भारत के लोग भी मिठाई खा लेते। लेकिन बहरहाल अब ये सब कुछ चल रहा है, और राहुल गांधी जी के ऊपर जो है एक के बाद एक, जिसे कहना चाहिए कि लोग जो है खूब बोल रहे हैं, और इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं कि जिन्होंने शादी छुपाई, ये तो जी उधर गए थे, गर्लफ्रेंड भी थी, ये तो जी उन्होंने ये किया वो किया। तो अब ट्विटर पे भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, बल्कि वो जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं, कई लोगों ने उनको इनवाइट भी किया, और अपने शोज में भी उनसे बात की और उनसे पूछा गछा। लेकिन खैर हमारे यहाँ भी इस किस्म के जो है स्कैंडल्स निकलते रहते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो कोई बहुत ऐसे नहीं बैठे हुए कि उनका कोई कांड ही नहीं है, वो भी निकलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी की ये चीज जो है वो निकली है, और शायद आगे उनको इलेक्शंस के जमाने में जो दोबारा इलेक्शन जब होंगे भारत के, तो तब शायद उनको ये चीज प्रॉब्लम दे सकती है। तो उनको शायद एहतियात करनी चाहिए थी, पहले ही बता देते कि भाई शादी हो गई है। ऐसे बहुत सी लड़कियां जो हिंदुस्तान की या बाकी सारी दुनिया की, जिनके साथ राहुल गांधी का जो है वो मिलते जुलते हैं, या जो उनकी फ्रेंड्स हैं, उन सबके दिल टूट गए होंगे। जी, तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि भाई उनको ही शादी बता देनी चाहिए थी, और उसमें छुपाने की क्या बात है, जाहिर है कि सभी लोग जो है वो लड्डू उड्डू खा लेते। लेकिन बहरहाल ये एक नया स्कैंडल है, और ये एक नई बात है जो कि निकली है राहुल गांधी को लेकर। और वो साहब ये भी दावा कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये भी दावा है कि जी उनके पास सारे प्रूफ हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में क्या कहती है, या कांग्रेस के सपोर्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं, और राहुल गांधी किस तरह से अपने आप को इस नए स्कैंडल से बाहर निकालते हैं। बहरहाल हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीएम मोदी यूक्रेन भी गए, पीएम मोदी जो है वो रशिया भी जा चुके हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है, ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोग ये बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो है काफी हद तक रोल प्ले कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया वॉर को रुकवाने में। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी को जो है वॉर रुकवाने में कुछ न कुछ अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यूक्रेन और रशिया क्यों, इसराइल और हमास, या इसराइल और फलस्तीन क्यों नहीं?
इसलिए कि वहां पर भी जिस तरह से जंग जारी है, जिस तरह से लोग बार बार हम देखते हैं कि लोगों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तो उसमें यकीनन मोदी जी को भी हिस्सा लेना चाहिए। हमने एक तरफ देखा कि वो इजराइल के साथ भी भारत खड़ा है, दूसरी तरफ भारत जो है वो जो फलस्तीन के लोग हैं उनके लिए भी डोनेशंस भिजवाता रहता है। तो डेफिनेटली पहले बहुत से लोगों को हमदर्दी थी इजराइल से, मुझे भी बहुत हमदर्दी थी कि इजराइल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया हमास की तरफ से वो नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से लोगों को किडनैप किया गया उसके बाद उनको ले जाया गया, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ अब इतने दिन गुजरने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि फलस्तीन में लोगों का क्या हाल है, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मरते हुए देख रहे हैं, जख्मी होते हुए देख रहे हैं, वो देखकर अफसोस हो रहा है। और अब मेरा ख्याल है कि इस वॉर को कोई ना कोई जो है रोल अपना प्ले करे, खासतौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, और इस वॉर को रुकवाएं। बार बार लोग जो बात करते हैं वो रशिया और यूक्रेन की करते हैं, लेकिन इसराइल और फलस्तीन के बारे में या इसराइल और हमास के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, और ये बात होनी भी बहुत जरूरी है और इस जंग को भी रुक जाना चाहिए। वैसे तो हर कॉर्नर में जहां कहीं भी देखें दुनिया में कुछ ना कुछ टेंशन ही चल रही है, चाहे पाकिस्तान में आप देख लीजिए तो टीटीपी के साथ जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं वो हैं, साथ साथ यूक्रेन और रशिया में भी वॉर चल रही है, ईरान ने भी इसराइल के साथ जो है एक तरह की टेंशन बना के रखी है। लेकिन ये सारी टेंशन खत्म हो जानी चाहिए जो कि होती हुई दिखाई नहीं दे रही। खास तौर पे इसराइल जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है और साथ साथ उसके जो है हमास के लोग जो हैं वो भी कुछ सुनने को तैयार दिखाई नहीं देते। उन्होंने भी जो ह्यूमन शील्ड बना के रखी है और मासूम लोगों की जानें उसमें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है उधर भी कुछ लोगों को जरूर, या बड़ी कंट्रीज को, जिसमें अमेरिका तो खैर इतना इंटरेस्टेड मुझे इसलिए नहीं लगता कि उनको तो अपने हथियार बेचने हैं, उन्हें तो अपना कारोबार चलाना है, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि जो मर्जी हो रहा होता रहे, तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन कम से कम इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो कोई रोल प्ले कर ही सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। इसलिए कि हमेशा से हमने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ही बढ़ बढ़कर बात की और उन्होंने कहा कि जी ये जो है जमाना जो है ये जंग का नहीं है और इधर जो है इस तरह से वॉर्स नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो वैसे ही वॉर वगैरह से बहुत उलझन होती है, और जब इस किस्म की फुटेजेस आती हैं जिसमें कि मासूम लोग जो हैं वो हमें जख्मी दिखाई देते हैं, लोगों की जान जाती दिखाई देती है, तो वो देखकर भी यकीनन बहुत से लोगों को अफसोस होता है। बात हम करेंगे थोड़ी सी एक बार फिर पाकिस्तान की, और बात करेंगे छोटे बच्चों की। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान में इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं जिसमें छोटे 4-5 साल के बच्चों को जो है वो किडनैप कर लिया जाता है, उनके साथ गलत हरकत की जाती है और उनको जान से मार दिया जाता है। 3-4 दिन से नॉन स्टॉप कोई ना कोई खबर टीवी पर भी और मीडिया में हमारे इस किस्म की आ रही है, और मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, बट खैर छोटे हैं या बड़े जो भी बच्चे हैं, उनके ऊपर आप तो खास नजर रखिए, और चाहे कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, बच्चे को उसके साथ मत जाने दीजिए। इसलिए कि आजकल इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा केसेस में जो निकलते हैं, यानी जो मुजरिम निकलते हैं या जिन्होंने सब कुछ किया होता है, वो कहीं ना कहीं से उस फैमिली के या तो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको फैमिली भी जानती है और जिनको बच्चा या बच्ची वो भी अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से शायद वो उन पे भरोसा करके उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब अपने जान पहचान वालों के साथ भी अपने बच्चों को मत जाने दीजिए। बाकी यहाँ पर वैसे तो बड़ा कहा जाता है इस्लामिक कंट्री है जी, हम तो जी बड़ा इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो बड़े नेक हैं। यूरोपियंस को जो है बुरा भला कहा जाता है, अमेरिकन को बुरा भला कहा जाता है, और सबको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, अपने आप को बहुत नेक बताते हैं। लेकिन जितने रेप के केसेस, जितने बच्चों के साथ गलत हरकतें, जितने मदरसों में बच्चों के साथ गलत हरकतें पाकिस्तान में होती हैं, शायद ही किसी और कंट्री में होती हो। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। पहले शायद सोशल मीडिया नहीं था, पहले शायद लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो इस तरह के केसेस जो होते थे वो सामने नहीं आते थे। होते तो पहले भी होंगे, लेकिन ये केसेस सामने नहीं आते थे, पेरेंट्स को पता नहीं लगता था। कई बार बच्चे भी डर जाते हैं, वो भी बताते नहीं हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है। तो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपको हर बात बता सकें, और साथ ही साथ सब लोगों पे नजर रखें। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने बच्चों को किसी के भी साथ मत जाने दें, चाहे आपको उस इंसान के ऊपर, उस रिलेटिव के ऊपर, उस दोस्त के ऊपर जितना मर्जी भरोसा हो, लेकिन बच्चों को उसके साथ मत जाने दें। बात करेंगे हम एक बार फिर इमरान खान की।
اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ پراپرٹی ٹائکون کو کیوں نہیں بلاتے، ان کا مطلب ہے کہ ملک ریاض اور اس طرح کے لوگوں کو چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں بلاتے۔ خیر عمران خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، باہر آتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دے رہے، ان کی مشکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ہو سکتا ہے یہ خبر بھی آ جائے کہ بشرا بی بی جو عمران خان کی وائف ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پلانٹ کی گئی ہوں، اور یہ بات میں نہیں، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، نجم سیٹھی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک شو میں اپنے یہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑی جلدی جو ہے عمران خان کو پتہ لگ جائے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو تھے، یعنی جن کو ابھی اریسٹ کیا گیا ہے، انہوں نے پلان کیا تھا بشرا بی بی کو عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد عمران خان کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، عمران خان کو جو نقصان ہوا ہے، اس کے پیچھے ان کی بیگم ہی ہے۔ اب یہ بات فی الحال نجم سیٹھی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کہیں اور سے یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے، مگر بہرحال نجم سیٹھی صاحب کوئی چھوٹے موٹے جرنلسٹ تو ہیں نہیں ہمارے کے، کافی سیزن جرنلسٹ اور کافی سینئر جرنلسٹ کے طور پہ مانے جاتے ہیں، ان کو سنا جاتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں سے پہلے وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ان کی کوئی چڑیا ہے جو انہیں بتاتی ہے، خیر آج کل انہوں نے چڑیا بتانی بند کر دی ہے، لیکن وہ اپنی خبریں بہرحال دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہاں تک صحیح ثابت ہوتی ہے، اور کب یہ چیز جو ہے عمران خان کو پتہ لگتی ہے، یا کب جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کی کہی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر غلط ثابت ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر نجم سیٹھی صاحب سے بھی کئی سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے بن جائیں گے، کہ پوچھا جائے گا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا جی ابھی تک وہی حال ہے، پاکستان میں بین ہے، وی پی این کے ذریعے لوگ جو ہیں اپنے کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ کیونکہ سلو کر دی گئی ہے، میری ویڈیو بھی سم ٹائمز آپ کو لگتا ہوگا رک رہی ہے یا کوئی اور پرابلم آ رہی ہے، تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک پراپر طریقے سے ہمیں نہیں مل رہی، لیکن خیر جیسی بھی آ رہی ہے فی الحال آ رہی ہے، تو ہم نے کا کام تو کرتے رہنا چاہیے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ جو کئی انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام ہی نہیں کرتا، کئی لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے تھے ان میں سے کئی کی جابس جیسے میں نے کئی بار بتایا آپ کو کہ چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ ہاں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ نے جی یوٹیلیٹی سٹورز جہاں پر کہ آٹا دال چاول مسالے یا جو بھی گھر میں استعمال کرنے کی گروسری کا سامان جو ہوتا ہے وہ سستا ملا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جی بہت سالوں سے یہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں پاکستان میں بنائے گئے تھے، اور ان لوگوں کے لیے تھے جو کہ غریب طبقہ ہے، یا وہ لوگ جن کی کمائی کم ہے، جو بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ وہاں سے جا کر سستی دال چاول اور چیزیں جو ہیں وہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی کوالٹی بہت خراب ہوا کرتی تھی، بہت ہی خراب کوالٹی کی چیزیں وہاں پہ ملا کرتی تھی، لیکن اب گورنمنٹ نے یوٹیلیٹی سٹورز کو جو ہے وہ بند کرنے کا اناؤنس کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جی پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے فوری طور پہ۔ اور ویسے تو خیر اس میں کرپشن بھی بہت ہوتی تھی، بہت کچھ تھا، مگر اور جیسے میں نے کہا کہ جو سامان وہاں پر رکھا جاتا تھا لوگوں کے لیے، وہ بھی ایسا تھا کہ جو شاید بیچارے بہت ہی کوئی مجبوری میں ہوتے ہوں گے تبھی لوگ جا کر لیتے ہوں گے، ورنہ تو کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی، ہر چیز میں اتنی ملاوٹ اور ہر چیز بہت ہی خراب اسٹینڈرڈ کی وہاں ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا اناؤنس کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر اسٹیپ ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ لوگ باہر سے سامان لے لیں، اور وہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے لیا جائے یہ سمجھ کے کہ سستا مل رہا ہے مگر کرپشن بھی چل رہی ہو، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا حال بھی بے حال کیا ہو۔ پھر پاکستان کے حالات تو ایسے ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ سرکاری سٹور ہوا کرتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرکار کی طرف سے یہ سٹور بنائے گئے تھے یوٹیلیٹی سٹور، تو سرکار تو اپنے خود کے سٹور نہیں چلا پا رہی، حالانکہ وہاں پہ چیزیں بھی بہت خراب دی جاتی تھی، پھر بھی سرکار جو ہے اپنے ہی بنائے ہوئے سٹورز اور آفیسز کو بند کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو سوچئے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا حال ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کا کچھ حال ایسا ہی ہے کہ لوگ افورڈ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، چاہے وہ فیول ہو، چاہے وہ یوٹیلیٹی بلز ہو یا کچھ بھی، لیکن یہاں پر کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جان جائے پر شان نہ جائے، تو وہ اسی کے تحت جو ہے وہ سرکاری ملازمین یا جو سرکاری کہہ لیجیے گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں، چاہے وہ پی ایم ہاؤس ہو یا پی ایم ہاؤس کے باہر ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، وہاں پہ ان کو جی پوری طرح سے ان کو جو ہے ہر طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، نئی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، رینوویشنز چل رہے ہیں آفیسز کے اندر، ایسا لگتا ہے کبھی جانا ہی نہیں ہے، جبکہ حال یہ ہے
کہ گورنمنٹ کا کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب بیگ اٹھا کر باہر نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو جب سے آئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر ان کے بارے میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی ان کو جانا پڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس طرح گھیار نیوز کے اوپر جو ہے نظر بنا کے رکھیں گے، اور آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.